प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बंदोबस्त करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने बलूचिस्तान के हालात को चीन के साथ दूरी पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। अमेरिका चीन की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, चीन ने दहशतगर्दों के खिलाफ मदद का भी ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के हालात खराब करके कौन क्या मकसद हासिल करना चाहता है, मसाइल का हल क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल तैयार। दूसरी जानिब JUI के नूर आलम खान ने तौहीन अदालत समेत दीगर बिल असम्बली में पेश करने की तैयारियां पकड़ ली। हुकूमत नई आईनी तरमीम क्यों करने जा रही है और इस बिल की मंजूरी के लिए ऑपोजिशन से मुकाबले की हिकमत अमली क्या अपनाएगी। इसके अलावा बात करेंगे निजकारी कमीशन ने गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी का रवायती रवैया अपना लिया। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी से पीछे हटने लगे। निजकारी कमीशन के आला अफसरान के रवैयों ने बड़े सवालात को जन्म दे दिया। PIA को खरीदने में किसी गैर मुल्की कंपनी ने दिलचस्पी ना दिखाई। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली बांग्लादेशी कंपनी भी पीछे हट गई। सहर कामरान ने ब्यूरोक्रेसी की निजकारी का मशवरा दे दिया। कमेटी इजलास की अहम कहानी जो रऊफ लासरा साहब की जुबानी सुनेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुआहिदा, ईरान का पाकिस्तान के खिलाफ सालसी अदालत में रुजू करने का फैसला। ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस जारी कर दिया। अहम डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें सीनियर जर्नलिस्ट, दिफाई जर्नलिस्ट है कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इंटरनेशनल रिलेशंस पे जिस तरह से आपका एक एनालिसिस होता है एंड यू ऑलवेज हैव न्यूज़ अबाउट इट। तो जो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स हुआ है बलूचिस्तान में, नाहक खून बहाया गया है पिछले 1-2 दिनों में, इन तमाम वाकयात के ऊपर हमने देखा है एक इंटरनेशनल रिएक्शन या रिस्पॉन्स सामने आया है। एक तो बताइएगा कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया है, दूसरा इस रिस्पॉन्स को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखें, ये जो वाकयात हुए 25 और 26 अगस्त की रात और 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अंदर 10 अजला में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, बहुत गैर मामूली ये एस्केलेशन थी टेंशन्स के अंदर। और ख़ास करके मूसा खेल ज़िले के में जहाँ पे 23 मासूम अफराद को उनके शनाख्ती कार्ड दे करके कत्ल कर दिया गया। तो नेचुरली जो पाकिस्तान के एलाइज हैं, बाकी जो दुनिया है, मजम्मत की गई है उसकी। और जो लीडिंग कंट्रीज उसमें चीन ऑफ कोर्स उनकी तरफ से मजम्मत की गई है। ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि ऑफर भी किया गया है कि पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में जो भी काउंटर टेररिज्म के लिए एफर्ट्स हैं वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। फिर इम्पोर्टेंटली अमेरिका की तरफ से भी मजम्मत की गई है और उन्होंने कहा है कि वो हर तरह की जो दहशतगर्दी है उसकी मजम्मत करते हैं और लवाहिकीन के जो लवाहिकीन है उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी रिएक्शन, तुर्की, ईरान, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है। तो ये रिएक्शन जो है ऑब्वियसली ये फितरी है गिवन द फैक्ट कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर मासूम जानों का ज़िया हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ओवरऑल रिएक्शंस देखें और ये भी देखें किसकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया, वैसे अगर आप देखें जिस तरह भारत है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। और नेचुरली जो बलूचिस्तान के अंदर ये वाकयात हुए हैं, एक तो दाखिली ऑब्वियसली उसके अंदर हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं ही हैं। बलूचिस्तान के अंदर कई दहाइयों से हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन क्लियरली जो उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है और फिर जिस दहशतगर्द ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की है, यकीनी तौर पर जो रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो सर्टनली ये एक नया चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान का इशू तो वैसे भी पहले था, लेकिन जिस तरीके से ये एस्केलेशन हुई है दैट इज ऑफ कोर्स अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा कामरान, ये बताइए कि हमने इंटरनल रिएक्शन भी देखा इसके ऊपर, जिस तरह से आज वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दिया कि अब कोई भी किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी और एक सख्त तरीके से सख्त ऑपरेशन के तौर पर जवाब दिया जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी कितनी यूज़फुल है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ये एक एस्केलेटेड स्टेट है? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, उससे पहले वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट है और बाकी जो सियासी रहनुमा या हुकूमत के ओहदेदार बयानात दे रहे हैं, कोई नई बात उसके अंदर नहीं है। इसी तरह के जब बड़े दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं तो आम तौर पर हुकूमत की तरफ से इसी तरह के बयानात सामने आते हैं। बलूचिस्तान वाला जो मामला है, जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली ये दहशतगर्दी वाला मामला भी है, इसमें काफ़ी
लॉन्ग स्टैंडिंग डीप रूटेड इश्यूज हैं, और इसके बारे में ऑब्वियसली एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी आपको चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये जो वाक़यात हुए हैं, शायद जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में या एक ऑल आउट ऑपरेशन या ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं ताकि उनके वो मकासद हासिल हों। तो बलूचिस्तान का जहाँ तक मामला है, आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकत का इस्तेमाल है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो अंडरलाइन इश्यूज हैं, जो कॉजेज हैं, उनको एड्रेस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मुझे तो लगता है कि एक रेटरिक के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इसी तरह के बयानात ये गवर्नमेंट हो या इससे पहले की हुकूमतें हों, वो बयानात देती रही हैं बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें हमें बिल्कुल बेहतरी देखने को मिली नहीं है। और उसमें एक फैक्टर ऑफ कोर्स ये भी है कि शायद पूरी तरह से अदराक भी नहीं है जो इस्लामाबाद में बैठे जो लोग हैं, और वैसे भी आई थिंक हम अपने मीडिया की भी अगर बात करें, जब बहुत बड़ा कोई वाक़या होता है तो तब ऑफ कोर्स ज़रूर उसको डिस्कस किया जाता है, अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया और अदरवाइज मीडिया में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के बारे में डिस्कशन नहीं की जाती। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही थी, तो आज उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है सर वहाँ पर क्वेटा में। उन्होंने कहा ये बलूचिस्तान का मसला जो है ये तो एक उसके SHO की मार है सर, ये तो SHO ठीक कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर को। हाउ डू यू सी दैट? मेरे ख्याल में जो मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं किस बयान दिया है, अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो वहाँ पे एरियाज़ हैं जिनको A कैटेगरी या B कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वहाँ पर तो वैसे बेशतर जो बलूचिस्तान के अजला हैं जहाँ पर ख़ास करके अनरेस्ट है, वहाँ पर तो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी अजला में इलाकों में थाने एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ वो थाने एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो लेवीज फोर्स हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। तो ये आई थिंक ये शो करता है कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस इशू। अगर वाकई ये एक SHO के लेवल पर इशू हल होना होता तो कब का हल हो गया होता। तो आई थिंक इस तरह के बयानात से गुरेजी करना चाहिए, आई डोंट नो। और अगर उनको लगता है कि ये एक SHO की मार है तो फिर वो लगाते हैं फिर SHO अपनी मर्जी के, और वो देख लेते हैं हम कि उनको ये लगता है। और जैसे मैंने कहा कि ये कोई इतना आसान इशू नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, और यकीनी तौर पर जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इतना ओवर स्ट्रेच हो रही हैं, जहाँ से लोग, ये भी बड़ा एक लेजिटमेट क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान तो रकबे के एतबार से एक बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर हर तरह के जो दहशतगर्द जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी हासिल है। जब सवाल लोग करते हैं कि कच्चे के इलाके में हम जो डाकुओं से डील तो कर नहीं सकते, तो बलूचिस्तान में क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है? और आई होप के जो मैजिक वॉन्ड हो उनके पास, जो मोहसिन नकवी साहब के पास, उनके पास कोई प्लान होगा। बट आई थिंक ये उनका बयान जो है वो समझ से बालातर है, और इतना कैजुअल तरीके से कहना जी कि SHO की मार है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो फिर बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं, बलूचिस्तान की अवाम चाहते हैं कि वहाँ पर अमन आए। तो अगर एक SHO से वो अमन आ सकता है तो गुड इनफ। ये आपका ख्याल है वो सीरियस ये बात कह रहे थे, लाइटर मूड में कह रहे थे? मतलब बनता तो नहीं है कोई, ये जिस तरह का वाक़या हुआ, इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई है, हर पाकिस्तानी का दिल इस वक्त मतलब रो रहा है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे इनोसेंट वहाँ पे फैमिलीज हैव बीन रुइंड। तो उस वक्त जब आपके मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर क्वेटा में खड़े होकर कैमरों के सामने वज़ीर आला के साथ खड़े होकर ये कहेगा कि ये तो सिर्फ एक SHO की मार है, वो ठीक कर सकते हैं, तो पंजाब में जैसे आपने हवाला दिया, मैं वही पूछना चाह रहा था, वहाँ पे तो चले कोई इस तरह के ऑपरेशन नहीं चल रहे, वहाँ पे इन्होंने अपने 16 पुलिस वाले जो हैं वो बेचारे वो मरवा दिए, वो शहीद करवा दिए, वो 16 फैमिलीज़ का, जहाँ पे 1 साल खुद ये वज़ीर आला रहे हैं सर, वहाँ पर अभी भी उनके लगाए हुए IG साहब बैठे हुए हैं सर। तो ये पंजाब में तो इनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुआ SHO के जरिए, लीव अलोन के फोर्सेस के ऑपरेशन से होता। तो क्वेटा में खड़े होकर वो ये बात कह रहे हैं, मतलब वन शुड लाफ और अगर कराए, क्या कहे बंदा इस पे, ये इंटीरियर मिनिस्टर के इस बयान पे सर? आई थिंक इस पे रोना ही चाहिए, लम्हा फिक्री है। और वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि मोहसिन नकवी साहब के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है या ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि उनके पास PCB के चेयरमैन भी हैं, क्रिकेट का हाल हमें पता है, फिर वज़ीर दाखिला हैं, वो भी उनके अंडर वॉच जो कुछ हो रहा है, और इस तरह का बयान जो है वो इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको, शायद मैं वही कह रहा हूँ कि वो कहना शायद यही चाह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल एक बाएं हाथ का खेल है, कि जैसे एक SHO किसी मसले को हल कर देता है कि कोई
डराना धमकाना है, तो उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि पूरा कि कई दहाइयों से वहाँ पर एक इशू चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस जो भी वहाँ पर दहशतगर्द गिरोह हैं उनको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक उसमें कामयाब नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि आई थिंक जी ये बात करें, आप कुछ कह रहे थे कमरा। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि शायद मोहसिन नकवी साहब के बारे में जितना जो भी है व्हाटएवर उनकी कैपेबिलिटी है, आई डोंट नो क्या है, शायद लोग जानते भी हैं क्या उनकी क्या वजह है कि आई थिंक थोड़ा सा उनको थोड़ा ग्राउंड अप होना पड़ेगा। मतलब वो लगता उनको ये है कि शायद आपके राइट जगह पे कनेक्शन है तो आप जो मर्जी करेंगे तो वो हो जाएगा, बट अभी तक उनकी कारकर्दगी जो है जिस चीज़ में उन्होंने हाथ डाला है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही तसल्ली बख्श है। और इस मौके के ऊपर इस तरह का बयान मतलब नॉन सीरियस देना, अनलेस आपके पास कोई बड़ा फुल प्रूफ प्लान है फिर तो और बात है। तो आई थिंक यू शुड रिविजिट हिज स्ट्रेटजी। अच्छा, वही वाली बात जरा कि बलूचिस्तान में एफसी है और हमारे मतलब फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और जैसे आपने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं वो एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी जानें भी दे रहे हैं सब कुछ, और बिलियंस ऑफ रुपीज़ का बजट है जो हर साल जाता है इसी लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए। उनका ये कह देना कि जनाब कि सिर्फ एक SHO साहब इस मसले को हल कर सकते हैं, ठीक कर देंगे, ये उन तमाम जितने भी हमारे वहाँ पे फोर्सेस के जवान हैं या दीगर लोग ड्यूटीज़ दे रहे हैं इतने मुश्किल टेरेन में, ये उनके लिए ये डिसहार्टिंग होगा कि जनाब कि ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं ये तो इस बात को कुछ समझते नहीं है कि हम कितने मुश्किल हालात में ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपनी जानें दे रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, ये तो समझते ही कुछ नहीं है। अगर इतनी बड़ी बात है तो इतना बड़ा बजट बचाया जा सकता है, इतनी बड़ी जानें बचाई जा सकती हैं अगर एक SHO जो है बलूचिस्तान के मसले को हल कर सकता है। ये उनके लिए क्या मैसेज है सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक इस चीज़ को जो मुझे लगता है कि वज़ीर दाखिला ने एक बिल्कुल ये बताने की कोशिश की कि ये तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं। ठीक है, आप पब्लिकली एक शो करना चाहते हैं कि जी कोई हम इस इशू को हल कर लेंगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पूरा जो बलूचिस्तान है उसमें खून की होली खेली गई है। 10 अजला के अंदर दहशतगर्दों ने जो तबाही मचाई है, और यकीनी तौर पर आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, FC के लोग हैं, फौजी जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर, बड़ी जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मुश्किल टेरेन है। आप और कई हमने माजी के अंदर ऐसे वाकयात देखे कि कैसे वो एम्बुश करते हैं उस इलाके में, तो वर्चुअली कई ऐसा एरियाज है वहाँ पे नो गो एरियाज हैं। तो आई थिंक somebody should नहीं, इससे ये साबित होता है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया जाता, उनको बलूचिस्तान के इशू की बेसिक्स का पता नहीं है, इसकी डिटेल्स नहीं जानते कि वहाँ पे किस तरीके के किन मुश्किल हालात में हमारी फोर्सेस के नौजवान जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। मतलब ये जो उनका बयान है ये मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग कि इसका मतलब किसी ने प्रॉपर ब्रीफ ही नहीं किया उनको बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और प्लस ये मतलब इस मुल्क में कहना तो नीचे इतने बड़े 2 वाक़यात हुए, इसके बाद तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब को खुद पंजाब में 16 पुलिस वाले हमने देखे, वो बेचारे वहाँ पे एम्बुश हुए हैं, वहाँ पे डाकुओं के हाथों कच्चे के। अभी यहाँ पे हुआ है, कोई और इंटीरियर मिनिस्टर होते तो उनको तो मेरा ख्याल अच्छी खासी उनसे सवाल और जवाब होने चाहिए थे, अगर खुद भी वो इस्तीफ़ा ना देते, लेकिन कोई ना कोई तो कहता उनको कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं और आपके होते हुए चीज़ें हो रही हैं। और वो पंजाब जहाँ पर आप 1 साल वज़ीर आला रह कर आए हैं और वहाँ क्वेटा में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो मसला नहीं है तो इतनी हमारे वहाँ थाउजेंड्स ऑफ जवान डिप्लॉयड क्यों हैं? आई थिंक उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, किसी और मुल्क में होता या कोई और वज़ीर दाखिला होता तो एटलीस्ट उनकी बड़ी बास पुरस होती, लोग उनसे मुतालबा करते कि आप मुस्ताफ़ी हों। लेकिन यहाँ पर आई थिंक जो मोहसिन नकवी साहब हैं, एवरीबडी नोज के क्या उनका कनेक्शन, तो शायद वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी या इन तमाम बातों से ऊपर समझते हैं और इसीलिए कैजुअल जो रिमार्क्स हैं वो देते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका किसी ने क्या बिगाड़ लेना है। तो ये आई थिंक एटीट्यूड ठीक नहीं है। आई थिंक जब आप इतनी अहम पोजीशन पर हों और एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान को जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है, बड़े सीरियस चैलेंजेस आपको उनसे फेस करना है, तो एटलीस्ट वी नीड एन इंटीरियर मिनिस्टर जो सीरियसली चीज़ों को वो देखे। और वो बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि एक रोज़ पहले दर्जनों मासूम जो शहरी हैं, उसमें फौजी जवान हैं, सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं, वो शहीद हुए हैं, और आप उस इशू को इतना लाइटर वे में करें कि ये तो कोई
जैसे कोई गांव का ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है, ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि आप सीरियस नहीं है इतने इशू को लेकर। अच्छा सर, ये बताएं कि चाइना जो ऑफर करता है पाकिस्तान को मनी टाइम्स कि हम आपको हेल्प देने को तैयार हैं ये काउंटर टेररिज्म के लिए, और चाइनीज़ बेचारे बहुत सारे विक्टिम्स बने हैं, KP के हूँ, ट्राइबल एरियाज हूँ, बलूचिस्तान हूँ, तो पाकिस्तान उनसे लेता क्यों नहीं है? मतलब फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन से हमने सपोर्ट ली हुई है वार एंड टेरर पे, वाई नॉट द चाइनीज़ कि चाइनीज़ अगर हमें हेल्प कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों लेने से शाय ऑफ है? उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत सारे और भी टेक्निक्स होंगे जिसमें जैसे ये 9/11 के बाद अमेरिकन ने मदद की थी पाकिस्तान की बहुत सारी यहाँ पे, तो इसी तरह शायद अमेरिकन भी कर सकते हैं, सॉरी चाइनीज़ भी कर सकते हैं सर। नहीं, चाइनीज़ के साथ देखें, एक तो इशू इसमें यह है कि चाइनीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव, क्योंकि जो मेरा अपना मानना है कि इस तरह की कोऑपरेशन बिल्कुल दोनों मुल्कों के दरमियान है। आई थिंक 10-12 साल के अंदर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। अगर आप पाकिस्तान की अब जो डिफेंस और इस तरह की जो प्रोक्योरमेंट है अगर आप वो देखें तो उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट है। हम अमेरिका और मगरिब के बजाय अब चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसलिए पब्लिक भी नहीं आती कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज ऑफ अदर सेंसिटिविटीज, तो चाइना जो है डेफिनेटली बहुत सी ऐसी जो इक्विपमेंट है, ऐसे आलात हैं, इंटेलिजेंस और अदर, आई थिंक जो पाकिस्तानी और चीन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है। एंड गिवन द फैक्ट कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी के वाकयात हैं, ये जितना पाकिस्तान के को हर्ट कर रहा है उतना ही चीन को हर्ट कर रहा है। तो ये चीन भी ऑफ कोर्स चाहता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो। अच्छा, अगर वो बेहतर नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम चीन की बात कर रहे हैं। अभी आज ही खबर आई है सर कि सऊदी जो है वो रेकोटेक में $80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। नाउ दे आर एंटरिंग इनटू बलूचिस्तान। क्या रिएक्शन आएगा वहाँ पे? वो इसी तरीके से देखेंगे और वही वो एक्ट करेंगे जैसे चाइनीज़ के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे रिएक्ट किया, या सऊदीज़ के हवाले से आप डिफरेंटली इसको देखते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट क्लाउड एंड डिफरेंट स्टैंडिंग। अब सऊदीज़ भी आ रहे हैं सर बलूचिस्तान में, वो अपना रेकोटेक इज आपको पता है बिग प्रोजेक्ट सर, तो इसको कैसे आप इसको देखते हैं? आई थिंक ये अगेन चैलेंज होगा, क्योंकि जो बलूचिस्तान अगेन मैंने कहा कि बहुत ही वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। ठीक है कि जहाँ तक चीन की बात है वहाँ पर जो बलूचिस्तान में ये खास करके दहशतगर्द गिरोह हैं, उनका एक खास एक व्यू है, और जिस तरह ये मजीद ब्रिगेड और फिर उनके पीछे ऑब्वियसली फॉरेन फोर्सेस भी हैं जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, अंडरमाइन करना चाहते हैं चीन के इंटरेस्ट को। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब अगर वहाँ पर सरमायाकारी करेगा तो वो सऊदी अरब को भी स्पेयर करेंगे, क्योंकि जो मेन असल में वहाँ पर इशू है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के एनिमीज हैं और पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं वो किसी भी तरह से बलूचिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना चाहते। और जो हमें पता है कि बलूचिस्तान के अंदर बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो यकीनी तौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव होती है, वहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात कम होते हैं, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा। जैसे इस केस के अंदर रेकोटेक की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सऊदीज़ के लिए भी डेफिनेटली ये मुश्किल होगा। और यू नेवर नो कि ये जो कुछ गुज़श्ता 2 दिनों में इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये वाकयात हुए हैं, इसका मकसद ही यही है कि ना सिर्फ चीन बल्कि कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है अगर वो सरमायाकारी करना चाहेगा तो उसके लिए वहाँ पे सरमायाकारी करना। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कामरान के जो ग्रेट गेम जिसका हमने इस खित्ते में सुना हुआ है और पढ़ा भी हुआ है, आपने भी हम सब ने, वो अफगानिस्तान से शिफ्ट हो के पाकिस्तान या ये बलूचिस्तान तक पहुंच गए, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं ग्रेट पावर्स जो हैं उनके ह्यूज इंटरेस्ट हैं, जिसमें शायद हम बाज़ सैंडविच भी हो जाते हैं, जैसे अमेरिकन का है जिसमें हमने देखा है कि चाइनीज़ हैं, अब उसमें सऊदीज़ ऑफ कोर्स हमारे उसके मदद को आ रहे हैं, चाइनीज़ भी आए हैं कि पाकिस्तान को वहाँ बलूचिस्तान में सपोर्ट दी जाए। इंडियंस के अपने इंटरेस्ट हैं, उसके अफगानिस्तान के हमने माजी में देखे वो अलहदा एक था। तो डू यू थिंक कि अब ये ग्रेट गेम उधर शिफ्ट हुई है इसलिए वहाँ पे वाक़यात में और टेररिज्म में और इन चीज़ों में तेज़ी आ रही है वहाँ पर? बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है, मैं आइडेंटिफाई तो नहीं करूँगा, एक वेस्टर्न कंट्री के एम्बेसडर थे, अब तो पाकिस्तान में नहीं है, तो उन्होंने कुछ साल पहले गवादर का दौरा किया था, और जब मैंने उनसे पूछा रिगार्डिंग गवादर तो उन्होंने ये कहा, बड़ी स्ट्रेंज बात की, उन्होंने कहा कि मैंने गवादर को विजिट किया है, एयरपोर्ट भी देखा है, मुझे तो वो एक एयर बेस से ज़्यादा और कुछ नहीं लगा। मतलब जो उनका सस्पेशन है कि जो मगरिब समझता है कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आड़ में
यहाँ पर अपनी नेवल बेस बनाना चाहता है, और जो उनके इत्तेहादी हैं वो भारत हो या बाकी जो लोग हैं, तो उसमें बेसिकली इंसर्कल करना चाहता है। तो अगर आपका माइंड सेट ये हो कि उनको ये लगता है कि चीन के यहाँ पर मिलिट्री अजाइम है, तो यकीनी तौर पर जो दूसरी साइड है उसको काउंटर करने के लिए एफर्ट करेगी। इंडिया के केस में अगर आप देखें, जैसे चीन का इन्फ्लुएंस जो है मालदीव के अंदर वो बड़ा है, अगेन कि वो मालदीव ऐसा एरिया है जहाँ से शिपिंग लेन है बहुत। नहीं, बल्कि इंडियन तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इंडियन तो ब्लेम कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कू हुआ है हसीना वाजिद साहबा को हटाया गया, उसके पीछे वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ का एक रोल है। जो वो तो खैर अमेरिकन को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर भी खाते में डाल रहे थे। मुझे हंसी आ रही थी, भाई हमारे तो अपने इतने मसले हैं, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, तो हमने क्या जाके बांग्लादेश में रिवोल्ट करानी थी और हमने उनको हटाना उसमें करना। वो तो उनको भी वहाँ पे चाइनीज़ को ब्लेम करते हैं, हसीना वाजिद। और क्या बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे ये जो बात कह रहे हैं ना कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो एट द सेम टाइम वो अमेरिका को भी ब्लेम कर रहे हैं, और चाइना को भी, चीन पे भी इल्जाम लगा रहे हैं और पाकिस्तान पे भी। तो ये इसका मतलब है अगर भारत की बात मान ली जाए तो ये तीनों मुल्क क्या सेम पेज पे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग उनका जो थीसिस है। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वहाँ पे एक जेन्युइन अपराइजिंग थी शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, एंड जो इंडिया की हेजेमनी थी वो पपेट समझते थे शेख हसीना वाजिद को। तो इसलिए ये जो बांग्लादेश वाला भी मामला है, वहां पर भी यकीनी तौर पर एक प्रो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट वो गई हैं, तो चीन डेफिनेटली चाहेगा कि उनका असर रसूख बढ़े। लास्ट क्वेश्चन सर, ये अभी आज खबर आई है, खालिद मुस्तफा साहब है हमारे न्यूज़ के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं सर, कि ये ईरान ने एक लास्ट नोटिस सर्व किया है पाकिस्तान को। वो जा रहे हैं जनाब, आपने हमारे साथ पाइपलाइन के जो मुआहदे किए थे और आपने अभी तक अपनी लाइन नींव बिछाई, आपने खिलाफ वर्जी की है, जो आपके जुर्माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये मेरे लिए थोड़ा सा आई थिंक सरप्राइजिंग है। जब आपको याद होगा इब्राहिम रईसी, फिर उनका अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर हादसे में फिर इंतकाल हो गया, पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, और ये इशू बिल्कुल एक सीरियस इशू था उस वक्त भी, क्योंकि ईरान का कसूर नहीं है। ज़ाहिर है कि जो हमने मुआहदा किया था उसके तहत 2014 तक हमने ये पाइपलाइन कंप्लीट करनी थी। ईरान का ये दावा है कि उन्होंने अपनी साइड पर लाइन बिछा दी है, जबकि पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया। और पाकिस्तान का व्यू ये था कि क्योंकि खदशा ये है कि अगर हम पाइपलाइन बिछाएंगे तो पाकिस्तान पर जो इंटरनेशनल और ख़ास करके अमेरिका की सैंक्शंस लग सकती हैं। लेकिन जब इब्राहिम रईसी आए थे तो उस वक्त भी फिर दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट, और फिर पाकिस्तान ने कि 80 किलोमीटर का जो एक पैच है गवादर तक, वो पाकिस्तान गवादर से लेके और वो जो बॉर्डर है उनका ईरान का, वो वहाँ तक वो बिछाएगा ताकि पाइपलाइन एटलीस्ट बॉर्डर तक ले जाया जाए। और उसका पर्पस भी यही था कि कल अगर ईरान सालसी के लिए जाता है तो एटलीस्ट पाकिस्तान के पास एक रीज़न हो। लेकिन इन बिटवीन ऑब्वियसली कोई उस पर काम नहीं हुआ। सो मेरे लिए थोड़ा सा ये हैरान कुन बात है, क्योंकि मुझे उस वक्त यही पता चला था कि ईरान ने अश्योर किया था पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान की मजबूरियां भी समझता है और शायद इस मामले को सालसी के लिए ना लेके जाए। लेकिन लगता ये है कि शायद इन महीनों के दौरान जो पाकिस्तान ने फैसला किया था उसमें फिर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ऐन मुमकिन है कि शायद एक आखिरी कोशिश ईरान कर रहा हो पाकिस्तान को पुश करने की कि एटलीस्ट अगर कुछ ना कुछ तो वो हिलजुल करें, कुछ काम तो करें। क्योंकि एक व्यू ये है कि अगर हम सिर्फ पाइपलाइन बॉर्डर तक ले जाते हैं तो उससे तो कोई सैंक्शंस नहीं लगती, तो एटलीस्ट हम वो काम तो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बट एटलीस्ट अगर वाकई ईरान जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक और सीरियस चैलेंज होगा, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो पेनल्टी बनती है कोई $18 बिलियन की बनती है। बहुत शुक्रिया कामरान, आपको थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो कौमी असम्बली की प्राइवेटाइजेशन कमेटी की मीटिंग हुई कल, क्लास साहब उसमें खुद मौजूद थे, उसके हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स के हवाले से क्या बात हुई और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो किस तरह की हरकतें कर रहा है और क्यों नहीं इंकरेज कर पा रहा इन्वेस्टर्स को, इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ये जो आपने ईरान वाला मामला कामरान साहब से डिस्कस किया, अब ये एक और $18 अरब की जो तलवार है वो लटकने लगी है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जिस तरह से ईरान ने फाइनल नोटिस भेजा है कि अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में अगेंस्ट दिस। ये मैं इसलिए स्टोरी को ज़रा थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूँ। 2010 से कितने साल होंगे? 14 साल जी। ये स्टोरी मुझे याद, मैं न्यूज़ में था, मैंने उस वक्त ब्रेक की थी, एक समरी अप्रूवल के लिए गई थी कैबिनेट में, और ये पीपल्स पार्टी दौर की हुकूमत थी। तो आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे और कोई पीपल्स पार्टी वाले, उन्हीं के दोस्त यार जो हैं वो यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब।
तो वो गए थे, उन्होंने जाकर ये ईरान के साथ एक डील साइन की थी। ये जरदारी साहब की डील साइन की हुई। अब इसको दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान को हमेशा से एनर्जी का प्रॉब्लम रहा है। बाद में हमने कतर के साथ भी हमने डील साइन की, हम जी टू जी कर रहे थे, हुकूमत से हुकूमत कर रहे थे। और उस वक्त ईरान जो है वो फंसा हुआ था बड़े बुरे तरीके से, कि उन पर ये वाली जो भी सुन रहे थे कामरान साहब से कि अमेरिकन की सेंक्शंस लगी हुई थी, उनके साथ बिजनेस कोई नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम में थे। हमारा एक ब्रादरली मुस्लिम कंट्री, हम गए, हमने उनको एक तरह का वो दिया, बिजनेस दिया कि आप हमारे साथ करें। वही मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस जो होते हैं, हमें भी ज़रूरत थी इसकी, एनर्जी की, गैस वगैरह की चाहिए थी, और हमने उनके साथ ये डील की। और ये शराइत जो है ना, हमने उनके साथ मानी कि इतने 3-4 सालों में हम अपने हिस्से की पाइपलाइन भी बिछा लेंगे और फिर आपकी सप्लाई हो जाएगी। कोई रेट भी तय हुआ। और मुझे याद पड़ता है उस वक्त, उस पर मैंने स्टोरी की थी कि ईरान ने हमें कंपैरेटिवली उस वक्त महंगी गैस उन्होंने बेची थी, और किसी और मुल्क में, वहाँ पर सेंट्रल एशिया के मुल्क थे, तो उसको उन्होंने सस्ती दी थी, जिसकी उनकी पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी थी। मुझे याद पड़ता है 2010 की जो मेरी स्टोरीज़ की हुई हैं, तो उस पर जब थोड़ा सा हमारी तरफ से कोई एहतजाज को हमारे जैसे लोगों ने खबरें की, तो हुकूमत को ने फिर जवाब दिया, जनाब कि वो देखें जी, उनकी पार्लियामेंट ने उनके लिए अप्रूवल दी थी। हालांकि उस वक्त हम इस पोजीशन में थे कि हम सस्ती गैस ले सकते थे। ईरान को बिजनेस चाहिए था। ईरान एक इंटरनेशनल एक आइसोलेशन में गया हुआ था, कोई मुल्क वहाँ जाने को तैयार नहीं था, कोई उनसे बातचीत करने को नहीं था, कोई एनर्जी लेने को तैयार नहीं था। हम गए, हमने कारोबार किया। सो हमें एक तरह की लेनी चाहिए थी, एक लेवरेज लेना चाहिए था 2-4 चीज़ों का। एक तो जब हमें ये पता था कि ईरान को ज़रूरत है, रेट आपको ये मज़ीद कम करवाने चाहिए थे। अगर किसी और सेंट्रल एशियन मुल्क को वो रियायत दे सकते, हमसे सस्ती गैस दे सकते, तो हम भी ले सकते। हमने वो रियायत नहीं ली, नंबर 1। दूसरा, जब ईरान को पता था कि इस वक्त इंटरनेशनल तौर पर उन पर सेंक्शंस हैं, आपको ये शराइत 2-3 नहीं रखवानी चाहिए थी। आपको ही पता था कि अमेरिकन आप पे दबाव डालेंगे, आएंगे और आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होंगे। अगर आपको ये नहीं पता था, तो आप दुनिया के ऑलरेडी खैर कहने की ज़रूरत, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एलीट, या तो वो कहते हैं करप्ट है हम, या कहते हैं नाअहल हैं, या हम मिले हुए हैं। हम तीनों में से कोई एक चीज़ है, या नाअहली है, या करप्शन है, या फिर आपकी ये कोलैबोरेशन है। कि आपको अगर ये नहीं पता कि अमेरिकन वगैरह ईरान के हवाले से कितने सेंसिटिव हैं, आपको वो नहीं बनाने देंगे पाइपलाइन, फिर ये प्रोजेक्ट आपने साइन क्यों किया? फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको ईरान के साथ ज़्यादा एक हमदर्दी थी, अपने लोगों के साथ नहीं थी, अपने मुल्क के साथ नहीं थी। जुर्माने भी रखवा लिया आपने, इसके बाद आपने पेरिस में या दीगर किसी इंटरनेशनल मुल्क में सालसी भी आपने रखवा ली, फिर 3-4 सालों का आपने वक्त भी रखवा लिया कि अगर हमने ना किया तो फिर आप जान और हमारे से आप बिलियंस ऑफ डॉलर के जुर्माने ले लें। तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि आप इतने बड़े शाने थे, माशाल्लाह, आपसे ज़्यादा डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब से तो कुछ समझदार आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जनाब। आपको ये चीज़ें पता नहीं थी, इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपने इग्नोर की हैं, या ब्यूरोक्रेसी ने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया। अगर उन्होंने आपको गाइड भी किया, फिर आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपको ये 3-4 शराइत आपने कैसे मान ली थी? आपको पता था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस मुल्क में कुछ डॉलरों की मशीनें लगी हुई हैं। मतलब हम हमेशा से डॉलर जो है मांगते रहे हैं, हम उस पर लोन लेते रहे। 140 आपने अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है, जिस पे आपने अभी भी मेरा ख्याल है आपका 52% बजट का सूद दे रहे हैं। आप अगर आप उसको देखें कि सूद, जिस मुल्क का 52% बजट सूद में जा रहा है, उस मुल्क का ये सदर जाता है, ईरान से डील साइन करता है और ये शराइत लेकर आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ डॉलर की फैक्ट्री लगी हुई है। तो जरदारी साहब अमीर आदमी है, क्लास साहब, कुछ ना कुछ ओनरशिप ले ही लेंगे वो। एक 60 मिलियन इस वक्त रूलिंग स्टेटस है। एक 60 मिलियन डॉलर के लिए जनीवा में जो था, उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब की कुर्बानी दे दी थी कि जा बच्चा चढ़ जा सोली राम भली करेगा। 60 मिलियन डॉलर के लिए जो अपने इनके पड़े थे वहाँ पे, याद है आपको, वहाँ पे जब उसकी प्रोसीडिंग हुई थी कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसे वापस बने, उन्होंने गिलानी साहब की कुर्बानी दे दी थी, एक टक्का नहीं दिया था, लेटर नहीं लिखने दे रहे थे। दूसरी चीज़ ये पाकिस्तान के लोगों को और नहीं पता, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ये गैस पाइपलाइन हो गई, डील हो गई करके आगे, मैं फिर कहता हूँ जी मुल्क के ग्रेटर इंटरेस्ट में की थी, हमें ज़रूरत थी, फेयर एनफ। जो भी आपने शराइत रखी नहीं रखी उसको 1 मिनट के लिए भूल जाएं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक GADC एक टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया पीपल्स पार्टी दौर में। इन्होंने वहाँ पर वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम से, उसके मद में 800 अरब रुपए इकट्ठे किए गए इस कौम से, जो हमें ये कहते हैं कि कौम टैक्स इसी पाइपलाइन के लिए 800 बिलियन रुपीज़ आपने किसानों से लिए हैं, जो खाद पैदा, जो भी गैस इस्तेमाल करता था ना या करनी थी, उनसे एडवांस टैक्स लिए गए कि हमने ये पाइपलाइन बिछानी है, इसके हमें पैसे चाहिए। पैसे कौन देगा? पाकिस्तानी कौम देगी। तो वो पैसे कहाँ गए? अब उसी भी आते हैं जनाब। इन्होंने 800 अरब रुपए इकट्ठे, इन्होंने इकट्ठे खाद कंपनियों से इकट्ठे किए।
इन्होंने किसानों से इकट्ठे किए। इन्होंने जो LNG वाले आपके ये स्टेशन थे, ये गैस वाले आपके पंप, इन्होंने वहाँ से इकट्ठे किए। आम आदमी जो अपनी गैस इसमें करवाता था, IPPs का जो हिस्सा था गैस वाला उनसे लिए। सो टोटल इन्होंने इन शेयर के बच्चों ने 800 बिलियन इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठा हो गया तो वो जितने भी लोग थे जिन्होंने पैसे आवाम से ले लिए थे, उन्होंने हुकूमत को देने से इनकार कर दिया कि हम तो नहीं देते। इस मुल्क में क्या क्या तमाशे होते हैं, हम सोच नहीं सकते। मुल्क ऐसे नहीं हम अपने घुटनों पे आए हुए नहीं देते। किस अंडर व्हाट एग्रीमेंट? हाँ, ये बड़ा एक आपका अच्छा सवाल है। उन्होंने क्यों इनकारी हो गए? मतलब बदमाशियां देखें ना, बदमाशी कैसे कैसे होती है। 800 बिलियन आपकी मेरी जेब से, किसानों से, इन CNG यूजर से लेने के बाद ये सारे इनकारी हो गए, पैसे नहीं देते। क्यों नहीं देते? इन्होंने अदालतों से स्टे ले लिए। स्टे किस बुनियाद पर लिए? इन्होंने कहा गैस पाइपलाइन तो बन नहीं दे रही, वो तो पड़ी हुई है, तो हुकूमत पाकिस्तान पैसा तो गैस पे लगाएगी नहीं, ये किसी और साइड पे लगाएगी। कुछ पैसे जमा भी हुए थोड़े से, 2-2.5 अरब रुपए इन्होंने जमा भी करवाए, 700 अरब रहते थे। इन्होंने कहा जनाब हम इनको पैसे हुकूमत को क्यों दें कि इन्होंने जब गैस पाइपलाइन बनानी नहीं है, ये तो कहते हैं हम बना नहीं सकते और ईरान आप पे दबाव डाल रहा है, अमेरिका से मना वापस कर देते। लोगों को तो वापस नहीं हो सकते थे। आप भाई आपका काम तो नहीं है, बनाए ना बनाए लोग जाने, हुकूमत जाने ना। आप कौन होते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होता है? फैक्ट्रीज वाले कौन होते हैं? ये मालकान कौन होते हैं कि लोगों से पैसा लेने के बाद कस्टोडियन ऑफ द मनी बन यस कि हम नहीं देते। आपने तो एक उसको ट्रांसफर करना है, FBR को दें, कंसोलिडेटेड फंड में, हुकूमत जिधर भी करे। ये आपके स्टेट बैंक के कंसोलिडेटेड फंड में जाने थे जहां मिस यूज होते हैं, यस होते हैं। आपका काम तो नहीं था। उन्होंने 8-10 साल तक स्टे पे लगे रहे कि हम तो नहीं देते। इस मुल्क में स्टे दिए रखा है दर्जनों, बल्कि सैकड़ों स्टे होते रहे। फिर क्या किया इन्होंने? इमरान खान साहब आ गए, उनकी सुने, जो मुल्क के सबसे ज्यादा हमदर्द हैं और कौम नाराज हो जाती है, जनाब उनके बारे में कोई बात बताई जाए। उन्होंने असद उमर के साथ बैठ कर डील की। इनमें अपने भी दोस्त थे खान साहब के, कुछ आरिफ नकवी साहब भी थे उसमें, जो इनके प्यारे नदीम बाबर साहब भी थे, और बड़े बड़े लोग थे, IPPs वाले, पावर प्लांट वाले, जिन्होंने पैसे देने थे, रखे हुए थे। इन्होंने बैठ के डील तैयार किया असद उमर साहब ने 2019 में, मार्च अप्रैल में मेरा ख्याल स्टार्ट में ही, कि जनाब एक काम करते हैं कि आप उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ डील मारी कि आपको हम 300 रुपये माफ़ कर देते हैं, 300 अरब हमें दें, 300 आपको माफ़ है। ज़रा देखें, ये माफियाज के साथ आप डील कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, हमारा पैसा इकट्ठा किया। उनको कहा कि आधे तुम रख लो, आधे हमें दे दें। उनको कहा जा रहा है जो सिर्फ कस्टोडियन बन गए, खुद साफ था, उनका काम ही नहीं था। उन्होंने इकट्ठा करना था, इकट्ठा करके हुकूमत को देना था। ये पाइपलाइन बन रही है, ये पाइपलाइन बन रही है जनाब, जरा ज़हन में रखिए, ये पाइपलाइन बन रही है इस मुल्क में। उसकी कहानी सुने मजे की। इसके बाद उन्होंने पैसे उनसे लिए, डील हो गई, साइन हो गई, इसी से अप्रूवल होगी। इमरान खान साहब ने अप्रूवल दे दी। और ये स्टोरी मुझे याद है, उस वक्त हम उसमें थे, 92 चैनल में स्टोरी ब्रेक की कि भाई साहब ये डाका मारा जा रहा है आप पे, कि पैसे हमारे हमसे इकट्ठे करने के बाद आप उसे बंदर बांट कर रहे हैं कि हमें 250-300 बिलियन आप रख लो, मतलब बंदर बांट हो गई। खान ने अप्रूवल दे दी, ठीक है। हमने जब स्टोरी की, रोला पड़ गया, हमने मुसलसल किया। और भी दोस्त थे जिन्होंने, उस अरशद शरीफ थे हमारे शहीद दोस्त, उन्होंने किया, मालिक साहब ने, काशिफ अब्बासी ने, अगर उसमें मैं था, आमिर मतीन साहब थे, हम सब ने इसको उठा लिया। बल्कि खान साहब को रिपोर्ट दी गई, ये गैंग ऑफ 5 है, आपकी हुकूमत को नहीं चलने दे रहा। क्यों नहीं चलने दे रहा? ये देखें जी, हमने इतनी बड़ी जबरदस्त डील मारी है, ये इसके खिलाफ हो गए, हमारा नाम पड़ गया था 5 लोगों को, ये गैंग ऑफ 5 है, ये हमें चलने नहीं दे रहा। ये खान साहब जो आज जमहूरियत की और हमें बैठ के ये ट्रांसपेरेंसी की बातें सुनाते हैं, और उसकी सजाएं हुई बाद में, इन गैंग ऑफ 5 के लोगों को भी सजाएं दी गई थी। दैट्स अलहदा एक स्टोरी कि आप इसमें हल्डर क्यों बन रहे हैं। ये इस गैंग ऑफ 5 में आप भी आते हैं? साहब हम तो लीड कर रहे थे, क्योंकि खबर ही हमने दी थी। गैंगस्टर तो हम थे उनके नजदीक, जो मुल्क की भले की बात करेगा वो तो बदमाश है। उस पर हमने जब रोला डाला तो ये खुद थोड़े से ये उसमें दबाव में आए कि भाई सब बात तो ये ठीक कर रहे हैं कि आप उठ के 700-800 अरब रुपया कैसे माफ़ कर सकते हैं। बल्कि उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी था, मैं उमर भाई ये पोटेंशियल नैब का केस है आप पे, आप जेल में जाएंगे सारे लोग, क्योंकि आप कैसे किसी पब्लिक मनी कैसे माफ़ कर सकते हैं। उनको समझ आ गई इस बात की। मैं नदीम बाबर जो है ये आपके साथ बैठा, जिसके अपने मफादात, इससे पैसे उसमें से इसने देने हैं, ये तो भाग जाएगा, समरी पे तो आपके साइन। उनको ये बात समझ आ गई, वो थोड़े से पीछे हटे। खान साहब को भी किसी ने समझा, भाई साहब ये तो पोटेंशियल नैब का केस है आप पे, आप कैसे किसी पब्लिक मनी माफ़ कर सकते हैं। इन्होंने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को, इसका ऑर्डिनेंस निकल गया था। ये 800 रुपये खाने पीने का प्रोग्राम था, हमारी खबरों की वजह से बच्चे, जो कौम हम पे नाराज होती है, हमने पैसे बचाए इनके, इस कौम के। खैर आसान नहीं कि हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल किया, ठीक है, उन्होंने वही फैसला दिया जो हमारी स्टोरी थी, कि उन्होंने कहा जनाब ये बदमाशी आप नहीं कर सकते, ये पैसे सारे वापस करें, इनको दें। और फैसला ये हुकूमत के हक में है, आवाम के हक में है। जो 250-300 बिलियन रुपीस का डाका पड़ रहा था वो रिवर्स हुआ। ये फैसला है बहुत बड़ा। पैसे कहाँ गए इवेंचुअली? उसके बाद नदीम बाबर साहब और इमरान खान साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा जनाब ये कोर्ट का फैसले ठीक नहीं है, हमारे पैसे स्टॉकअप हुए होते जो निकल रहे थे, इनकी वजह से रुक गए। उसके बाद क्योंकि बिजनेसमैन सारे शामिल थे, बैठे हुए थे, और इमरान खान साहब हुकूमत ने परसू नहीं किया इन पैसों का। अभी भी इनका ये नहीं पता ये पैसा किधर गया है। अच्छा, आप ईरान को रो रहे हैं
ईरान अभी की ईरान जो है वो अदालत में कह रहे हैं, नोटिस भेज दिए कि हम जा रहे हैं और आप फाइन के लिए तैयार रहे हैं, और हमने जो इस चक्कर में पैसे इकट्ठे किए थे हमें वही नहीं पता कि वो किधर है। 750 बिलियन का कोई पता नहीं है जनाब किधर गए। हुकूमत से पूछे, वो कहते हैं हमने कंसोलिडेटेड फंड में थे, उन्होंने दिए नहीं है। सोल्यूशन तो क्लास साहब आपने दे दिया है अभी वैसे पैसे इकट्ठे करने का, कि अगर ये फाइन खुदा न खास्ता अगर लगता है तो पहले तो उन पैसों का सुराग लगाए हुकूमत। सुराग में जब हुकूमतें इन्वॉल्व नहीं, जब खान साहब खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, जब उनकी हुकूमत ने बैठ के आप जाएं, इन्होंने कहा हम क्या करें, वो स्टे लियो। स्टे कोई क़यामत तो नहीं होती। आप जाएं उसको अटॉर्नी जनरल को कहें, लॉ मिनिस्टर को कहें, चीफ जस्टिस को मिलें। आपने यहाँ सियासी तौर पर केसेस लड़ने हो तो उस वक्त जो DGIA से जनरल फैज़ अमीर साहब बड़े काम आते थे सबके, तो उनको भेजते जाते, वो कहते थे उस साकिब निसार साहब ने कंपनी को कि स्टे खारिज करें जनाब, और उन कंपनी को बुलाएं। बाल में आए, उनके स्टे खारिज हुए, बाकायदा ट्रायल हुआ, और जजेस ने ये रिमार्क्स दिया, अभी आप कैसे किसी के पैसे खा सकते हैं। ठीक है, वो कंपनियां खा पी के फारिग हो गई हैं। आपको ईरान लहदा पड़ा है। ये है जनाब आपका पूरे का पूरा इस मुल्क को कैसे चलाया गया है कि आपने ईरान से डील की, जहां पे सैंक्शंस लगी हुई थी, चलो आपने कर ली, फिर 800 रुपया आपने लोगों से इकट्ठा कर लिया। वो एक और वजीर आजम आया, उसने कहा जनाब इसको बैठ के बंदर बांट करते हैं। एक आपका सदर किया, वो आप पे ये 18 रुपए वाली डील करके आ गया। और वजीर आजम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक का वक्त हो रहा है, क्योंकि बहुत ये आपने जो इंटरेस्टिंग सा एक काइंड ऑफ सिचुएशन थी जो क्रिएट हुई थी, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होंगे कि इसकी इंट्रिकेसीज क्या है, उसके इंपैक्ट दे चुके हैं लोग, टैक्स दे चुके हैं, उन्हें भी नहीं पता कि हमारे ऊपर डाके मारे गए हैं। द डॉट्स एंड नोइंग द होल स्टोरी। एनीवे, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो मीटिंग हुई उसमें क्लास साहब मौजूद थे, इसी तरह की डिटेल्स उनसे ये कहेंगे कि हमें बताएं कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस होता है। हमारे साथ शेयर करें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक क्लास साहब। कल से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो कल मीटिंग हुई कौमी असेंबली की प्राइवेटाइजेशन कमेटी की, उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई। आप वहाँ पे मौजूद थे, बताइएगा कि क्या क्या इश्यूज थे जो इस वक्त हाईलाइटेड इश्यूज। ये वो इश्यूज हैं जिन पे मेरा ख्याल है हमें लीड स्टोरीज करनी चाहिए थी। प्रोग्राम यहीं से करते, लोग थक चुके हैं आपकी सियासत से, बहुत चीज़ों से, लेकिन क्या करें इश्यूज आ जाते हैं। जैसे कल बलूचिस्तान का आ गया, फिर सरफराज भुगती साहब वाज वेरी काइंड, वो लाइन पे आ गए, सो ये इशू रह गया। तो मैं अब ये इशू सुनने वाला है, जैसे अभी आपने ये देखा है ना ईरान वाला, दिल रोता है बंदे का ये चीज़ें देख के। यार इस मुल्क के साथ कोई एक बंदा भी थोड़ा सा जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है, उनको कोई रहम नहीं आता हमारे लोगों पे कि यार इतनी लोगों के साथ ज्यादती करके 800 रुपया आपने निकाल लिया और फिर वो आपने खा पी गए। उन कंपनियों ने कई सालों तो बैंकों में रखा, उस पर प्रॉफिट कमाया, फिर आपने बंदर बांट कर लिया, आधे तुम रख लो आधे हम रख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर वो आपका वज़ीर आज़म नाराज़ हो जाए, नदीम बाबा नाराज़ हो जाए, जनाब नहीं हमारे छक्के चौके लग रहे थे, और फिर हम बुरे भी हम ठहरे हैं कि आपने ये बात क्यों की। फिर गैंगस्टर भी हमें करार दे दिया था कि ये वो लोग हैं, ये कल्प्रेट हैं, देखो इन्होंने हमारी डील नहीं होने दी। खैर दैट्स अनदर स्टोरी, ये उसी तरह का काम है। निजकारी का वहाँ पे ये था कल इजलास था। मासिफ फ़रूक सितार साहब बड़े अच्छे तरीके से इसको चलाते हैं, जो MNA हैं कमेटी के, बड़े कूल, बड़े सुलझे हुए काम, बड़े अच्छे तरीके से मौका देते हैं। सब बात मेम्बरान बड़े अच्छे हैं इनके, ये कमेटी के बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। और वहाँ पे जितने भी आते हैं उसमें अगर निजकारी के अफसरान आते हैं तैयारी के साथ आते हैं। इससे पहले मुझे याद है अलीम खान साहब, उस पर अहमद नवाज सुखेरा साहब रहे हैं, निजकारी कमीशन के सेक्रेटरी रहे, उनके दौर में बड़ी अच्छी डिस्कशन और डिबेट्स होती थी, वो सैनेट कमेटीज़ में आते थे। क्योंकि निजकारी बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ पर लोगों को अब ले ऑफ कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर आपने इसके बाद ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करने होते हैं, फिर लेन देन, फिर बिडिंग, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। चेंज मॉडल ना आपने पूरी ये टीवी पे मेरे लिए कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनको पता होता है। कल को क्वेश्चनिंग होती है, फिर वहाँ पे ये कमेटीज़ हैं, फिर ऑडिट है, फिर अकाउंट्स हैं, फिर FIA नैब है, फिर मीडिया है, हर कोई आप पे बैठा है। सो अफसरान दबाव में होते हैं कि हमसे कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो जाए। वो तो अपनी जगह पर सारी चीज़ें हैं। तो कल वहाँ पर ब्रीफिंग थी 2-3 चीज़ों में, रूजवेल्ट पे थी, PIA पे थी, और उस पे ये HBFC पे भी थी, है ना। मस्त से HBFC के जो वो MD कहें या DG जो भी थे, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने, मुझे अब उनका नाम नहीं याद, बट ही गेव ए वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन उन्होंने HBFC पे जो दी। और वो उस प्रॉफिट में जा रही है वैसे भाई दवा जिसको वो प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इसमें कहीं पे कोई फॉरेन पार्टी नहीं आ रही इसमें, कहीं पे भी इन्वेस्टर, जो सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है जो हमारे लिए। और पूछा भी किया था, पिछले मीटिंग में पूछा गया था जो पहली मीटिंग थी। अब इसमें उन्होंने ये मेंशन किया 2-3 चीज़ें। PIA को देख लें, चलो यहाँ से PIA में कोई भी आपकी कोई फॉरेन कंपनी नहीं आ रही। इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कहते थे हम पूरी दुनिया को हमने सिखाया है, अब क्यों नहीं आ रही? वो सारे के सारे लोकल हैं। अब इसका नुकसान ये होगा, अच्छा उन्होंने कहा जनाब के अखबार में आए थे, कतर वाले इंटरेस्टेड थे, फलां वाले इंटरेस्टेड थे, जवाद पाल साहब जो हैं वो ब्रीफ कर रहे थे, कैजुअली तौर पर मतलब लग रहा था कि उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, दुनिया है या ना, अभी डैम किया।
बल्कि एक स्टेज पे ये कहा गया निजकारी कमीशन के कुछ अफसरान की तरफ से, आई वाज शॉक्ड, जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मतलब देखें जी कि वो कल को वो प्रॉफिट जो है ना वो बाहर ले जाते हैं, रिपेट्रिएट करते हैं, मतलब है वो कि डॉलर ले जाते हैं। मतलब ये था कि हमें डॉलर जो है ना देने पड़ेंगे, कल को पाकिस्तान पर डॉलर नहीं है, लिहाजा हमें शायद सूट नहीं करता कि फॉरेन इन्वेस्टर है। ये माइंड सेट बता रहा हूँ जी। एक तरफ आपका वज़ीर आज़म और पूरी कौम इस पे लगी हुई है जी, फॉरेन इन्वेस्टर है। दूसरी तरफ निजकारी अफसरान का ये अंडरस्टैंडिंग मुझे फील हुई है वहाँ पे, मई इंप्रेशन कि वो ये नहीं चाहते फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में है कि उनको कल को हमें प्रॉफिट जो है ना वो उसमें देना पड़ेगा डॉलरों में। ये भूल जाते हैं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है वो $1 अरब का अगर PAE खरीदती है तो $1 अरब वो पाकिस्तान भी तो ला रही है ना, आपको ट्रांजैक्शन कर रही है ना। आपको अगर वो फिर उसके बाद $15 मिलियन या आपका $10 मिलियन वो प्रॉफिट अगर बाहर लेकर जाते भी हैं तो इतनी भी तो आपके पास रिजर्व है, $3-4 अरब तो आपको रेमिटेंसेज आ रही हैं, हर महीने आ रहे हैं, फिर $30-31 अरब आपको एक्सपोर्ट वगैरह भी आ रही है। तो इसीलिए है ना, अगर $5-10 मिलियन वो महीने का सपोजली मैं बात करूँ ले भी जाते हैं तो आपके पास वो डॉलर ला भी तो रहा है ना। तो प्लस एक इंटरनेशनल मार्केट का आपके साथ वो ट्रस्ट भी तो ला रहे हैं, साथ में कंपटीशन भी ला रहे हैं, नई सर्विसेज ला रहे हैं, नया मुकाबला लाएंगे। मतलब जो फॉरेन कंपनी आएगी वो तो इसको ऊपर लेके जाएगी। आप क्या कर रहे हैं, सारी की सारी पाकिस्तानी कंपनी आप रुपीस में डील कर रहे हैं। ऑलराइट, मतलब रुपीस आपको चाहिए, जो कंपनी आएगी $3 अरब दे या आपको आपको $30 अरब दे या $300 अरब पे वो खरीद ले PAE को, सपोज कर रहा हूँ, रुपीस में उसने ट्रांजैक्शन करनी है आपको। आप कहते फिर कल को उसको रुपीस का उनका प्रॉफिट हमें डॉलर नहीं देने पड़ेंगे। जब आपका निजकारी कमीशन ये सोच रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर की हमें इसलिए जरूरत नहीं है कि कल को वो डॉलर वो प्रॉफिट में लेके जाएगा, यू जस्ट वंडर एट द माइंड सेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी कि ये तो फिर इंटरेस्टेड ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर है कि डॉलर ले जाएगा। और भाई डॉलर जो ले जाएगा वो डॉलर लाता भी है, डॉलरों में पेमेंट करेगा, वो पाकिस्तान रुपीज़ में नहीं करेगा। अगर कतर की कोई कंपनी आएगी, सऊदीज आए या कोई और आएंगे, अभी सऊदी जो आ रहे हैं रेकोटेक्स में जो अपना शेयर ले रहे हैं वो आपको पैसे में दे रहे हैं, रियाल में दे रहे हैं या आपको उसमें दे रहे हैं, डॉलरों में दे रहे हैं पैसे। ये सोच ही नहीं है वहाँ पे जो मुझे नज़र है। अब 2-4 कंपनी मसलन यहाँ पे सारी आपकी ऑलरेडी जो ऑपरेट कर रही हैं आपकी एयरलाइंस, उन्हीं को वही आपके बिडर्स हैं, उनके साथ कम्पीट किसने करना है? वो कंसोर्शियम उन्होंने बनाए हुए हैं, उन्होंने बिडिंग की हुई है। क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कोई प्लाट बनाती है, कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ है या कुछ आपके ऑलरेडी यहाँ पे आपकी PAE के वो मौजूद हैं, उनको आप मुनापली कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। उन्होंने बैठ के इसी PAE को लेके मुनापली करनी है। अगर कोई फॉरेन कंपनी आती, मुकाबला पड़ता, चीज़ें पड़ती। लास्टली एक बांग्लादेश की कंपनी है, वो इंटरेस्टेड थी ये लेने में, ये आपका HBFC, एक मेंशन किया हुआ था, कोई रीजनिंग नहीं दी हुई थी कि बांग्लादेश की कंपनी है वो कि वो उसके बाद क्यों नहीं है हमारे यहाँ, वो कहाँ चली गई है। तो क्या हमारा ये निजकारी कमीशन जो है ये लोगों को डिस्करेज कर रहा है इंटरनेशनल को? ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे रिलेटेड 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको फॉलो करेंगे। हाँ, इसको फॉलो अप करने ये माइंड सेट है जो वहाँ पे कि जो जवाद पाल सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी वो कैबिनेट बैठी थी, ये इंप्रेशन था कि जो बाहर वाला आएगा वो तो डर ले जाता है। ये अक्ल है अगर इनमें, अगर ये सोच है इनकी तो जिले आप ले आए जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो रोजाना ढोल पीटा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।